A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज हमें डिस्कस करने हैं 3 मई 2024 के करंट अफेयर्स। और जिन बच्चों को नहीं पता, रोज़ यानी कि मंडे टू सैटरडे दिन में 12 बजे आपका डेली सीए का सेशन आता है, जिसमें हम सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बी इट योर एनी वन डे एग्जामिनेशन, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, टीचिंग का हो, डिफेंस का हो, रेलवेज का हो, क्लैट का हो, CUET हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके हिसाब से करंट अफेयर आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो भी करंट अफेयर यहाँ कवर होंगे। अपने स्टेट की इन्फॉर्मेशन और थोड़ी डेप्थ में आपको सिर्फ अलग से पढ़नी रहेगी। आप यूपीएससी सिविल्स भी दे रहे हैं तो प्रीलिम्स तक की पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। मेंस में आपको कुछ टॉपिक्स को डिटेल में अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा ब्रीफिंग मैंने आपको दे दिया। चलिए पंचांग के हिसाब से आज की तिथि देख लेते हैं। वैसाख महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की दशमी है आज। अच्छा, बैंकिंग वाले बच्चों आपके लिए और मैं बता दूं स्पेसिफिकली, हम लोग अलग से बैंकिंग और फाइनेंस के सेशंस लाते हैं वीकली मोड पे। अभी रुके हुए हैं बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फैकल्टी, सो विद इन अ वीक और सो वापस से रिज्यूम हो जाएंगे, तो इन सेशंस के साथ आपको वो भी देखने रहेंगे। चलिए, सो आज का पूरा जो कारवां है वो स्टार्ट करें। उससे पहले कल जाते जाते जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? Who recently assumed the charge of Director General of आकाशवाणी न्यूज़? आकाशवाणी न्यूज़ की नई डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बन चुकी हैं। नाम क्या है? आकाश से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था? मौसम बदलता है तो आकाश से देख के आपको आइडिया लग जाता है, तो मौसम से मौसमी चक्रवर्ती। देन सेशन के दौरान 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, उनका आंसर डिस्कस करते हैं। कल हमने देखा था कि इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ बन चुके हैं। हु इज़ द वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी? किनको अपॉइंट किया गया है? लिखो जल्दी से लाइव चैट के अंदर। कृष्ण स्वामीनाथन जी को किया गया है। तो साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा था मुझे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के वाइस चीफ्स का नाम भी बता दीजिए। सो इंडियन एयरफोर्स के हैं एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह और आर्मी के हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। देन आई हैड आस्क्ड यू कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो कि नेवी के नए चीफ बने हैं, राइट, वो कौन से नंबर के नेवल चीफ बने हैं? सो 26 नंबर के बने हैं। इन्होंने सक्सीड किया है आर हरि कुमार को। सो दिस वाज द रिस्पॉन्स जो मैंने रैंडमली पिक किया, और ये लिखा है आशीष वर्मा ने। सो गुड जॉब। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर किया है। वेरी गुड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ आगे बढ़े उससे पहले नए बच्चे जो होते हैं पर्टिकुलरली उनको मुझे बताना होता है कि जो भी कुछ आप डेली सीए में पढ़ोगे उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, राइट। कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? टेलीग्राम चैनल है परचम का, वहाँ से आप ले सकते हो। और परचम ऐप में भी फ्री मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल होता है। परचम ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन विजिट कर लिया कीजिए। द हिंदू की डेली वोकैब आपको वहाँ मिलती है और भी कुछ फ्री क्विजेज मिलती हैं। टेलीग्राम पे डेली आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्विजेज होती हैं। YT कम्युनिटी से जुड़िए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम से जुड़िए। सब जगह आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दी जा रही है। अगर आपको मंथली मैगजीन्स चाहिए पुराने महीनों की, तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा। जो इस महीने की मैगजीन है, यानी अब अप्रैल पूरा खत्म हो गया, मंथली करंट अफेयर सीरीज आपकी चालू हो चुकी है। कल एक वीडियो आ चुका है। टोटल 5 सेगमेंट्स में वीडियोस आएंगे। उन सब की एक सिंगल मंथली मैगजीन होती है। 7th ऑफ एवरी मंथ आपको यहीं parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाई जाती है। और सवाल मैगजीन भी जो है वो आपको 10th तक अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसमें MCQ होते हैं। अब से 150 नहीं 200 MCQs विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे मंथली सीए के। ठीक है, जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है। PDF अगर आप लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेल है, इस पर लिख सकते हैं, परचम ऐप में चैट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मुझसे संपर्क करना है। कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी होती है, मैम डायरेक्टली अगर आपसे बात करनी है तो देखिए एक तरीका तो ये है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है, मैं आपको रिस्पांस भेज दूंगी। नहीं तो रिचा शर्मा 2325 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे के साथ। 3 मई को एक इम्पॉर्टेंट डे आता है एंड दैट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। हमारी जो प्रेस है, जो जर्नलिज्म है, फ्री प्रेस से रिलेटेड ये डे है कि जो भी प्रेस है, जो भी मीडिया के अंदर लोग होते हैं, उनको फ्री जर्नलिज्म करना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और इस बार की जो थीम है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो 3 मई वर्ल्ड प्रेस डे, ओके। सो प्रेस फ्रीडम डे, सॉरी, प्रेस की फ्रीडम से रिलेटेड ये डे है। थीम इंपॉर्टेंट है जी, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट। इस बार की थीम क्या है? प्रेस फॉर द
प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो आप जो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे भी उठाइए, उसके रिलेटेड भी आवाज़ उठाइए। ये इस बार की थीम है, प्रेस फॉर द प्लैनेट। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, 1 मई को हमने क्या किया था, चलो मुझे अभी तक के बता दीजिए। 1 मई को मैं ही बता देती हूँ। 1 मई को हमने लेबर डे देखा था, राइट, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। कल 2 मई था, हमने टूना डे, वर्ल्ड टूना डे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिश होती है टूना, उससे रिलेटेड था। और 3 मई को अगेन एक इंपॉर्टेंट डे है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, चलिए। सो इसकी शुरुआत की गई 1993 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यूनेस्को का एक रिकमेंडेशन था कि भाई ऐसा डे होना चाहिए, और फिर इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहले इसको लेकिन सेलिब्रेट कब किया गया, 1994 के अंदर किया गया। तो एक ये ध्यान रख लीजिएगा, थीम अच्छे से ध्यान रखिएगा और तारीख याद रखेंगे आप। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है। देखिए, न्यूज़ किससे रिलेटेड है, हु इज शी, ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया से वैशाली रमेश बाबू। इनका नाम क्या है, वैशाली रमेश बाबू। कुछ टाइम पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि पहला ग्रैंड मास्टर सिस्टर ब्रदर डुओ, यानी कि भाई भी चेस में ग्रैंड मास्टर हैं, बहन भी चेस में ग्रैंड मास्टर हैं, वो कौन बन गए हैं, वैशाली रमेश बाबू और इनके ब्रदर आर प्रज्ञानंदा, राइट। सो अब ये न्यूज़ वापस क्यों आई है, न्यूज़ क्या है पहले वो देखते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अवार्ड किया है ग्रैंड मास्टर टाइटल टू इंडियन चेस प्रोडिजी वैशाली रमेश बाबू। तो देखिए, इन्होंने एक इवेंट जीत लिया था, उसकी वजह से ग्रैंड मास्टर ये बन चुकी थी, लेकिन फॉर्मली या ऑफिशियली ये टाइटल दिया जाना होता है फिडे की तरफ से, इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन जो है ना, उनकी तरफ से ये ऑफिशियल टाइटल आना चाहिए। तो अब जाकर के कुछ महीनों बाद ये ऑफिशियल टाइटल इनको मिल गया है, और अब ऑफिशियली वैशाली रमेश बाबू क्या बन गई हैं, ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इंडिया से 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी हैं, ध्यान रखना है, अभी मैं सब बताती हूँ स्टैटिक पॉइंट्स। तो न्यूज़ समझ में आ गई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, जिसे हम फीडे बोलते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उसने अवार्ड किया है वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर टाइटल। ठीक है, ये तो हो गई न्यूज़ खत्म। अब ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये सब स्टैटिक पॉइंट्स हैं, और क्या बोलते हैं, दैट 3rd इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली। इनसे पहले कौन बनी थी, सबसे पहली थी कोनेरू हम्पी, फिर हरिका द्रोणावली। ओके, अब यहीं पे ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताइएगा वैशाली रमेश बाबू कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं। ठीक है, राइट डाउन द स्टेट। ये और इनके भाई आर प्रज्ञानंदा दुनिया के पहले ब्रदर सिस्टर डुओ वाले ग्रैंड मास्टर्स बन चुके हैं। और वैशाली इंडिया से कौन से नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं, विमेन में 3rd नंबर की हैं। ओवरऑल ग्रैंड मास्टर्स आप देखें तो 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, और इनको हाल ही में जनवरी के अंदर अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। गॉट इट, चलिए। देन अगली न्यूज़, एक अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखने जैसा है। प्रतिमा सिंह, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ DPIIT। DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो DPIIT की डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, प्रतिमा सिंह को किया गया है, राइट। और DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ईयर 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, स्मार्ट सिस्टम्स जो हैं उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है DRDO ने। तो ये स्मार्ट सिस्टम क्या है, कहाँ काम आएगा, कौन से विंग ऑफ डिफेंस को, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कौन इसको यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ये थोड़ा समझने की तरफ चलते हैं। डिफेंस कैटेगरी से न्यूज़ है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्मार्ट। ये एक्रोनिम है यानी शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक्सपेंडेड वर्जन आपको पता होना चाहिए, अभी देखेंगे। एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम। स्मार्ट क्या है, एंटी सबमरीन है, यानी सबमरीन्स को उड़ाएगा, सबमरीन्स को ध्वस्त करेगा। सो नेवी के काम में आने वाला है। किसके काम आएगा स्मार्ट, नेवी के काम में आएगा, सबसे पहला पॉइंट। चलिए, सो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है मिसाइल असिस्टेड, मिसाइल से असिस्ट होता है ये टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। टॉर्पीडो को डिलीवर करने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो टॉर्पीडो जाकर के सबमरीन को ख़त्म करता है। सो DRDO ने इस स्मार्ट का फुल फॉर्म देखो, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, साउंड की स्पीड से तेज़ जो स्पीड होती है उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, साउंड की स्पीड क्या होती है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, जल्दी से बताओ मुझे, पढ़ चुके हैं हम, मैक के अंदर मेजर की जाती है। सो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, मिसाइल के थ्रू छोड़ा जा रहा है, रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, दिस इज स्मार्ट। इसको कहाँ हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा,
राइट नाउ दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है और इसको डिज़ाइन डेवलप किया है DRDO ने। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी इंडियन नेवी की जो है उनको एनहांस करेगा, गॉट इट। और ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया है ना। जो टेस्ट फायरिंग आप देख रहे हो ये देखिए, ज़मीन से मोबाइल लॉन्चर से, यानी कि हमारी जो IT टेक्नोलॉजी उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। ग्राउंड से इसकी टेस्टिंग हुई है, यूज़ इसको नेवी करेगी। स्मार्ट, क्लियर है न्यूज़। चलिए NPCI, हमारा जो NPCI है अब वो नमीबिया के साथ में, नमीबिया का एक बैंक है उसके साथ में इन्होंने टाई अप किया है। एंड नमीबिया के अंदर भी अब जो करेंसी है पर्सन टू पर्सन और मर्चेंट पेमेंट सिस्टम की वो चालू हो पाएगी। डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज जो हैं इंडिया और नमीबिया के बीच में सुचारू रूप से चल पाएंगे। सो NPCI ने एक पैक्ट इंक किया है, यानी कि अग्रीमेंट साइन किया है बैंक ऑफ नमीबिया के साथ में, बैंक ऑफ नमीबिया के साथ फॉर डेवलपिंग UPI लिंक्ड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। UPI नमीबिया पहुंच चुका है। ओके, सो NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इनका जो ओवरसीज आर्म है जो बाहर अलग अलग देशों के साथ में अग्रीमेंट्स या MOUs करता है, वो नमीबिया के बैंक ऑफ नमीबिया के साथ में एक अग्रीमेंट किया है फॉर डेवलपिंग UPI लिंक्ड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फॉर नमीबिया। सो ना वहाँ पे नॉर्मल पेमेंट्स के लिए, मर्चेंट पेमेंट्स के लिए सिस्टम पहुँच चुका है। गॉट इट। चलिए, सो एयरबस और एयर इंडिया से जुड़ी हुई अगली खबर आ रही है दैट एयर इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एयरबस A350-900, एयरबस A350। सो एयरबस A350 हाल ही में किसने लॉन्च की? एयर इंडिया ने लॉन्च की है या चालू की है, दिल्ली दुबई जो रूट है उसके ऊपर। और ये पहला इंटरनेशनल डेब्यू है एयरबस A350 का। सो एयरबस A350 दिल्ली टू दुबई रूट पे कौन सी एयरलाइंस ने चालू की है? एयर इंडिया ने चालू की है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गॉट इट। एयर इंडिया कमेंसेस ऑपरेशन ऑफ इट्स ब्रांड न्यू एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट, और अकेला ऐसा कैरियर बन गया है जो दिल्ली दुबई रूट पे एयरबस A350-900 चला रहा है। ठीक है, चलिए, छोटी सी न्यूज़ थी। ये न्यूज़ सुन के थोड़ी सी मुझे मुस्कुराहट क्यों है अभी मैं आपको समझाऊंगी। ऐसा मत समझिएगा कि भाई मैम तो बिल्कुल एंटी हैं दूसरे देशों के चांद पे पहुंचने के। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हिस्टोरिक लूनर मिशन, अच्छी बात है, कोई भी देश थोड़ा आगे बढ़े और स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़े तो सिर्फ उस देश का भला नहीं होता, बाकी सारे देशों तक भी उसके बेनिफिट्स पहुंचते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है ना थोड़ी सी ट्विस्टेड है। देखिए, पाकिस्तान का हिस्टोरिक लूनर मिशन है, पहली बार वो चांद पे कुछ भेज रहे हैं, पर ये एक्चुअली उनका मिशन नहीं है। चांगे 6 चाइना का मिशन है और उस पर एक नैनो सैटेलाइट पाकिस्तान ने बनाई है, वो पेलोड की तरह जा रही है जो वहाँ जाकर के मून की पिक्चर्स लेगी। डेफिनेटली ये एक मेजर मिशन पाकिस्तान के लिए हो सकता है क्योंकि पहली बार वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप ग्लोबल सेटअप पे देखोगे तो अभी भी थोड़ा ये मिशन माइक्रो लेवल पे ही माना जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। और यहाँ मैं ये नहीं चाहूँगी कि ज़बरदस्ती हम किसी देश को नीचे दिखाएं जस्ट बिकॉज हमारे उससे रिलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं हैं। किसी के भी एफर्ट्स हैं तो अच्छे हैं। चलो, ऑन दिस नोट ज्ञान दे दिया मैंने अच्छा खासा। आइए, सो चाइना सेट टू लॉन्च, न्यूज़ एक्चुअली ये है, ठीक है, चाइना से रिलेटेड ये न्यूज़ है, पाकिस्तान उसमें हीरो नहीं है, राइट। चाइना सेट टू लॉन्च लूनर प्रोब Chang'e-6 विथ पाकिस्तान सैटेलाइट ऑन बोर्ड। चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, नज़दीक होते जा रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है, राइट। और अभी जो Chang'e-6 मिशन है, 6th मिशन है लूनर मिशन चाइना का, जिसमें वो एक एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं ताकि वो जाएगा मून से सैंपल कलेक्ट करेगा और धरती पर लौट करके आएगा, राइट। और फार साइड ऑफ द मून है जो हमें नहीं दिखती है, डार्कर साइड भी हम जिसे बोलते हैं, वहाँ जाकर वहाँ से सैंपल्स ही मिशन लेकर के आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो उसी पे वो काफ़ी सारे देशों के पेलोड्स लेकर के जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं ले रहा, फ्रांस, इटली, स्वीडन की भी सैटेलाइट्स को साथ में लेके जा रहा है। पाकिस्तान का इसमें एक नैनो सैटेलाइट है, छोटी मिनिएचर सैटेलाइट है, जिसको ICube आपको कई जगह देखने को मिलेगा, प्रॉपर इसको iCube QAMAR CubeSat, ये नाम है इस सैटेलाइट का। इसको भी भेजा जाएगा, जिसमें 2 ऑप्टिकल कैमराज हैं और वो क्या करेंगे, मून की इमेजेस लेंगे उसके सरफेस की। गॉट इट। और ये जो चांगे मिशन है ये आज जाना है 3 मई को, और करीब इंडियन टाइम से अगर हम देखें तो 1:20 के अराउंड ये लॉन्च होगा। और हैनान प्रोविंस जो है चाइना का, वहाँ से ये जाना है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई ना। 3 मई को Chang'e-6 जाएगा, राउंड ट्रिप करेगा, सैंपल लेगा फार साइड ऑफ द मून से, अटेम्प्ट करेगा कहाँ उतरने का, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Chang'e विल मेक एन अटेम्प्ट टू लैंड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ
वास्ट साउथ पोल जो है उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एटकिन बेसिन है। कौन सा बेसिन? एटकिन बेसिन। एटकिन बेसिन के लिए कहा जाता है कि सोलर सिस्टम का सबसे पुराना अगर इम्पैक्ट क्रेटर हमें कोई पता है कि भाई कोई सेलेस्टियल बॉडी ने इम्पैक्ट किया होगा मून के ऊपर और वो क्रेटर हमने खोजा हुआ है, तो वो एटकिन बेसिन बोला जाता है, राइट। बेसिन मतलब इस तरह का एक गड्ढा है, डिप्रेशन है। कोई एक सेलेस्टियल बॉडी आई और वो टकरा गई, मून के ऊपर बहुत सारे क्रेटर्स हैं ना, सो एटकिन बेसिन के पास साउथ पोल पे उतरने की कोशिश करेगा, वहाँ से सैंपल लेकर और वापस धरती पे आएगा। गॉट इट? ये न्यूज़ है जी। ओके चलिए ये क्या है? ये एक पत्थर हैं। कहाँ के हैं? ग्रीनलैंड के हैं, जो पिक्चर में दिखाए गए हैं। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फाउंड इन रॉक्स। सो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के कोर में जो मेटल्स हैं उनकी वजह से। अच्छा, अर्थ का कोर मेनली कौन से मेटल से बना हुआ है? चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर यू, 2 प्रोमिनेंट मेटल्स इन अर्थ्स कोर। अर्थ का जो बिल्कुल बीच का कोर है उसमें प्रोमिनेंट मेटल्स कौन से हैं? उनकी वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से एक चादर की तरह, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है ना, हम बोलते हैं गैसेस से घिरा हुआ, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड से भी अर्थ घिरी हुई होती है और उसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। बिकॉज जो सोलर रेडिएशंस आते हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने में, कैंसिल आउट करने में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की, वो खोजी गई है रॉक्स में, जो रॉक्स कहाँ के हैं? ग्रीनलैंड के हैं। सो अर्थ के ओल्डेस्ट मैग्नेटिक फील्ड के एविडेंस मिले, करीब 3.7 मिलियन ईयर्स पहले भी अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी। लास्ट जो खोज की गई वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले की मैग्नेटिक फील्ड की खोज की गई थी। तो हमने अब 3.7 बिलियन ईयर्स पहले के भी मैग्नेटिक फील्ड खोज लिए, यानी उस समय भी अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड थी, यानी उस समय भी शायद लाइफ पॉसिबल थी धरती पे। ये इसका टोटल इन्फरेंस है। अगर हम देखें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अर्थ के बारे में वो इससे थोड़ी एनहांस होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे खोजी? ग्रीनलैंड के अंदर रॉक्स हैं, उनको जब हमने स्टडी किया तो उनमें कुछ मिनरल्स पाए गए और वो मैग्नेटाइज्ड मिनरल्स थे, यानी उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट हुआ था। तो उनको डीमैग्नेटाइज करके, यानी उन मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके आज के टाइम से कंपेयर करके हमने फाइंड आउट किया कि अच्छा ये इतनी पुरानी मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गई कहानी? चलिए, सो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फाउंड इन रॉक्स, और ये रॉक्स कहाँ के हैं? ग्रीनलैंड के आइजवा सुपर क्रिस्टल बेल्ट है, वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं वहाँ के हैं। और इसको किसने स्टडी किया है? जियोलॉजिस्ट हैं MIT और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इन्होंने स्टडी किया है। तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हमें पता चली है वो 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, यानी कितनी इंटेंसिटी की है, ये 15 माइक्रो टेस्ला की है। आज अर्थ के पास जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो 30 माइक्रो टेस्ला है। कितनी है? 30। अगली स्लाइड पे आ जाएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। सो ये फाइंडिंग ये सजेस्ट करती है कि उस समय भी अर्थ में हैबिटेबल कंडीशंस रही होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेस से। एक तरह से वो आती हैं और ये इनको साइड में कर देती है, बोले साइड से जाइए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ को प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। हम वो मैग्नेटिक कंपस यूज़ करते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही वर्क कर पाता है, राइट। एटमॉस्फेयर भी इसी वजह से सस्टेन है, लिक्विड वाटर भी और लाइफ भी, सब मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यही एक रीज़न है कि कहा भी जाता है कि जब आप सोते हैं ना तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें सोना चाहिए, बिकॉज बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड होनी चाहिए, आपस में एंटी नहीं होनी चाहिए, तो अच्छी नींद आती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, आपके सोने की दिशा तक बताई जाती है आइडियली। सो अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हो, कैसे करते हो? आयरन ऑक्साइड मिनरल्स जो होते हैं उनकी ओरिएंटेशन से आप इनको देख सकते हो और उसी से आपको स्ट्रेंथ का आइडिया लगता है। आज के टाइम में 30 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अर्थ के अराउंड है। ठीक है, न्यूज़ समझ में आ गई जी? तो बस लीजिए, हो गया सेशन खत्म। हाँ, आज थोड़ी सी न्यूज़ है। सो आज का सेशन इतना ही था। आई रियली होप जो भी बताया समझ में आ गया होगा। अब रिवीजन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्योंकि सेशन छोटा है, मेरे पास मौका है जल्दी से बच्चों को कोर्स के बारे में बता दूं। मेहनत से कोर्स बनाया तो थोड़ा प्रमोशन तो बनता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बताऊं ही नहीं। जिन बच्चों ने सुना हुआ, आई नो आपके लिए थोड़ा सा टॉर्चरिंग हो जाता है कि मैम रोज़ रोज़ वही बात है, लेकिन फॉर अदर स्टूडेंट्स आई डू हैव टू। तब तक आप वाटर ब्रेक लेकर के आ जाइए। सो न्यू स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन, आपके SSC एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और अगर अभी तक आप अपनी जनरल अवेयरनेस की तैयारी से डिफिकल्टी फेस कर रहे हो कि मैम कहाँ से करें, मैथ इंग्लिश रीजनिंग अच्छे से तैयार हो जाती है, स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, जनरल अवेयरनेस में आप परेशान होते हो, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में भी स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपके एग्जाम में रखते हैं, राइट। इनको अच्छे से तैयार कर लोगे
तो आप दूसरों से थोड़ा सा हायर लेवल पे आ जाओगे, बिकॉज अधिकतर बच्चे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में ही अटके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर चैनल से तैयार करो, 100% हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए परचम ऐप के ऊपर ये कोर्स चेकआउट कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्ट्रैटेजी के ये 6 सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में मिलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, टू द पॉइंट है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो अगर आप वैसे प्रेफर करते हो। मॉक पेपर्स भी आपको दिए गए हैं, पीवाईक्यू डिस्कशन भी किया गया है, और हर एक सब्जेक्ट जो मैंने अभी बोला या आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो और पूरा पैकेज भी ले सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज सीक हेल्प ऑफ द हेल्पलाइन नंबर। एसएससी की तैयारी ऑलरेडी अगर आपने कोर्स ले रखा है फॉर एग्जांपल, या नहीं भी लिया और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो एसएससी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। मोर देन 5000 क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज आपको दिए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। यू कैन चेक दिस आउट ऑल्सो, परचम ऐप पे अवेलेबल है। एसएससी के लिए कोर्स बनाया गया है, लेकिन आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन अगर दे रहे हो तो वहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने इसलिए दिखा दिया कि बाकी बच्चे आंसर करना शुरू कर सके। रिवीजन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 इस बार की थीम एनवायरमेंट, प्लैनेट से रिलेटेड थी। क्या थीम थी जी? बी, अ प्रेस फॉर प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। What is the primary objective of Chang'e 6 lunar mission? Chang'e 6 lunar mission जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों ये मिशन चाइना लॉन्च कर रहा है? बताओ क्या है? सॉइल और रॉक सैंपल्स कलेक्ट करने हैं डार्कर साइड ऑफ द मून से। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे मैम आपका मंथली रिविजन सेशन कब आएगा? आज आ जाएगा शाम को 7 बजे, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने डेली सीए वीकली पढ़ रखा है तो फटाफट आंसर कर पाओगे। जिन बच्चों ने नहीं देख रखा, आपके लिए मंथली सीरीज एक एक सेगमेंट डिटेल में करवाई जा रही है। संदीप सर इज टेकिंग दोस सेशंस, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीआरडीओ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्मार्ट सिस्टम? स्मार्ट सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है? ढंग से पढ़ो ये क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट एंगल पे बनाया मैंने। इट इज अ सिस्टम डिजाइन टू एनहांस एरियल कॉम्बैट, हवा में कुछ ध्वस्त करने के लिए? नो, दिस इज नॉट। It represents the first ground launched missile system by India. पहली बार हमने ग्राउंड से कोई मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? नहीं जी। इट इज़ अ मिसाइल सिस्टम बेस्ड टू ऑगमेंट, यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना इंडियन नेवीज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। हाँ, इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, ये भी चेक कर लो। इट इज़ अ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम, बिल्कुल सही है। टेस्टेड फ्रॉम अंडर वाटर प्लेटफॉर्म, नहीं, ग्राउंड से टेस्ट किया गया था। सो ये C will be the right answer. Where did geologists find the ancient rocks bearing remnants of Earth's early magnetic field dating 3.7 billion years ago? ठीक है, so early magnetic field के remnants जो मिले हैं, अवशेष जो मिले हैं हमें, वो कहाँ से मिले, कहाँ के पत्थरों से मिले हैं? ग्रीनलैंड। B will be the right answer। और अब हम पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चंस लेते हैं। न्यूज़ कम थी तो रिविजन ज़्यादा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हेल्प होना चाहिए हमको। तो चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ ODIs एंड T20 इंटरनेशनल बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में हेड कोच अपॉइंट किए T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल के लिए। कौन है? वही जो इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप के दौरान हेड कर रहे थे, कोच कर रहे थे, गैरी कर्स्टन। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द विनर्स माइंडसेट? विनर्स माइंडसेट किसी क्रिकेटर ने लिखी थी, शेन वॉटसन। कौन सी टीम से एसोसिएटेड है ये बताइए? ही इज फ्रॉम विच कंट्री? विच कंपनी साइंड अ 4-year ग्लोबल कोलैबोरेशन डील विद फीफा? फीफा जो है उसके साथ एक कंपनी है, उसने 4 साल का एक कोलैबोरेशन साइन किया है स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड। कौन सी कंपनी है? अरामको। ओके, देन हु लॉन्च्ड 5 मिनी AI मॉडल? 5.3 मिनी AI मॉडल, लैंग्वेज मॉडल है, स्मॉल मॉडल। किसने लॉन्च किया? कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, ऑलराइट। देन हु इज द रिसिपिएंट ऑफ 2024 गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज फ्रॉम एशिया, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के कौन व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर इज अशोक शुक्ला। अशोक शुक्ला। हु रिसेंटली अज्यूम द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवी के वाइस चीफ के तौर पे किन्होंने कार्यभार संभाल लिया है? क्या आंसर है? कृष्णा स्वामीनाथन जी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। वेयर इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल तामजा डिस्कवर्ड?
कल हमने पढ़ा था तामझास सबसे डीपेस्ट ब्लू होल है दुनिया का, वो डिस्कवर किया गया है, लास्ट ईयर कर लिया गया था, लेकिन उसकी इतनी डेप्थ है ये नहीं पता था। तो कहाँ पर है ये? मैक्सिको। ओके, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी कॉल्ड ZIG, ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड। सो जिम्बाब्वे ने की है। ओके, एंड दिस माय लवली स्टूडेंट्स इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ये भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वैशाली रमेश बाबू? जो चेस प्रोडिजी हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कोई एक ही सही है, आपको बतानी है कौन सी है इन दी कमेंट सेक्शन, और फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। गॉट इट? चलिए, ये था आज का सेशन। जाते जाते एक थॉट है, द पेसिमिस्ट कंप्लेन्स अबाउट द विंड। इमेजिन कीजिए आप एक बोट में हैं, वो पुरानी वाली टाइप की बोट है, और आपकी बोट हवा का रुख ही बदल गया तो आपकी बोट ठीक से नहीं चलेगी, है ना? तो द पेसिमिस्ट, जो पेसिमिस्ट है, नकारात्मक सोच रखता है, वो क्या बोलेगा कि अरे हवा की दिशा बदल गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो डूबना तय है, अब तो मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। वो अपनी लाइफ में आने वाली सारी चैलेंजेस को गिनाएगा। वो पेसिमिस्ट है, क्योंकि वो कुछ अच्छा नहीं देखता, वो कुछ अच्छा नहीं सोचता, वो हर चीज़ में क्या गलत चल रहा है, क्या बुरा हो सकता है, हो रहा है, हुआ है, उसी में अटक के रह जाता है। ट्राई कीजिएगा खुद को एसोसिएट करने का, हम कहाँ ज़्यादा लाई करते हैं। द ऑप्टिमिस्ट एक्सपेक्ट्स इट टू चेंज। जो आशावादी व्यक्ति है, ऑप्टिमिस्ट है, वो क्या बोलेगा अगर हवा का रुख बदल गया? नहीं, रुख बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। बैठा है, ठीक है, बैठे बैठे बोल रहे हैं नहीं, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है सब अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छे के लिए हुआ है, आज तक जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस सब भगवान के भरोसे छोड़ो, सब ऊपर के ईश्वर के भरोसे छोड़ो, जो डेस्टिनी में लिखा है बढ़िया ही होगा, हमें पता है। ये ऑप्टिमिस्टिक है। रियलिस्ट एडजस्ट्स द सेल। रियलिस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। वो बहुत आशावादी नहीं होता, वो बहुत निराशावादी भी नहीं होता, वो रियलिज्म पे वर्क करता है। और रियलिज्म कहीं ना कहीं फाइन बैलेंस है पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म का, और यही तरीका है जिससे हमें जीवन जीना चाहिए। वो क्या बोलेगा? हवा की दिशा उल्टी जा रही है, सीधी हो भी सकती है, लेकिन अगर जब तक सीधी हो पता नहीं कितना समय लगेगा, तो मैं सेल, जो मेरा डायरेक्शन है मेरे उस कपड़े का जिसकी वजह से मेरी नाव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, मैं उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि हवा का रुख बदला है तो भी मेरी दिशा ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो, सही हो जाएगा तो वापस से हम ठीक कर लेंगे। सो रियलिस्टिक इंसान एफर्ट्स लेने की तरफ मूव करता है। लाइफ में कई बार हम या तो पेसिमिज्म का बहुत शिकार होते हैं, अभी तक इतने फेलियर्स झेले हैं, अभी तक इतनी परेशानियां आई हैं, कुछ भी नया शुरू करने से पहले 100 चिंताएं, 100 डर आपको घेर लेते हैं, राइट? कुछ लोग अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म पे जीते हैं, नहीं सब बढ़िया होगा, आप तो कर दो काम। आज तक स्कूल में फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हैं बच्चे, लेकिन तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ऐसे भी होते हैं, राइट? माने मेरी बात, पेरेंट्स के पैसे खराब करेंगे, ना सिंसियरली तैयारी करेंगे, ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम करने का मन है, ना करना चाह रहे हैं, पर दे रहे हैं, अरे हो जाएगा, हम तो कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये ऑप्टिमिज्म है, ये रियलिज्म नहीं है। रियलिस्टिक बच्चा, उसको अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं, उसको अपने स्ट्रेंथ पता होते हैं, उसने अपना स्वॉट किया हुआ होता है। व्हाट इज स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। वो अपना स्वॉट करता है, अपनी सारी कमियां, अपनी सारी पॉजिटिव्स को साथ में लेकर के एक रियलिस्टिक गोल बनाता है, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जीवन जीता है। प्रॉब्लम आएंगी तो उनके लिए क्या करना है? परेशान होना ठीक है, ऑप्टिमिज्म रखना अच्छी बात है, लेकिन रियलिज्म साथ नहीं छोड़ना चाहिए आपका। ये बात हर जगह लागू होती है। आप पॉलिटिकल सिनेरियो में देख लो, कोई भी पार्टी 100% बुरी या 100% अच्छी नहीं होती। आप किसी का भी फेवर करते हो, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, राइट? एक सेंट्रल विंग भी होना चाहिए, होता ही है, कुछ लोग होते हैं। तो कोई भी चीज़ 100% सही, 100% गलत, 100% अच्छी, 100% बुरी नहीं हो सकती। आप एक रियलिस्टिक एटीट्यूड अगर लेके चलोगे, लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चीज़ें मीट आउट कर लोगे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे सेम टाइम विथ अनदर सेशन ऑफ डेली सीए। बाय बाय।